नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। मेरा नाम है प्रणेश कुमार रॉय और वक्त हो गया है लोकतंत्र का, एक ऐसा शो जहां हम ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। आज बात करेंगे रामनवमी के दिन देश के 5 राज्यों के 9 अलग अलग शहरों में हुए दंगों की। ये सोचने वाली बात है कि 9 अलग अलग शहरों पर एक साथ हिंसा कैसे भड़क सकती है, क्या है इसके पीछे की वजह। सवाल तो यह भी उठता है कि कहीं इन सब के पीछे किसी एक का ही तो हाथ नहीं। हिम्मतनगर गुजरात, खंभात गुजरात, द्वारका गुजरात, खरगोन मध्य प्रदेश, बड़वानी मध्य प्रदेश, बांकुरा पश्चिम बंगाल, हावड़ा पश्चिम बंगाल, JNU दिल्ली, लोहरदगा झारखंड। नौ अलग अलग शहर, हिंसा की तारीख एक। 9 शहर में एक साथ दंगे, दंगों का स्टाइल एक। 9 शहरों में रामनवमी पर बवाल, जिम्मेदार कौन है? अब ये कोई संयोग है या फिर एक सोची समझी साजिश? क्या देश के 5 राज्यों के 9 अलग अलग शहरों को एक साथ आग के हवाले करने वाला कोई एक ही है? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? इन मुद्दों पर राजनीति गर्म है। हर पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। ऐसी जो घटनाएं आ रही हैं ना, इसके सबसे प्रमुख जो दोषी हैं वो आज के समय में ओवैसी हैं। पुलिस प्रबंध नहीं था, पुलिस की तैयारी कुछ नहीं थी और ये पूरी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की है और स्थानीय प्रशासन की है, जिसकी वजह से ये सब घटना हुई है। चाहे रामनवमी का कोई जुलूस और शोभा यात्रा हो और चाहे कोई अन्य धार्मिक कार्यक्रम, अगर उसमें कोई किसी भी प्रकार से व्यवधान डालता है, बाधा डालता है, पथराव करता है, हमला करता है, तो उन हमलावरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर हिंसा भड़की कैसे? किसने सबसे पहले लाठी भांजी? किसने सबसे पहले पत्थर चलाया? ये जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। गुजरात के हिम्मतनगर, द्वारका और खंभात। रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकालने के दौरान गुजरात के इन 3 शहरों में एक साथ हिंसा भड़क गई। जमकर पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, हालात काबू से बाहर हो गए। पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद उपद्रवियों को कंट्रोल किया, जिसके बाद अभी भी माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। रविवार को जब हिम्मतनगर में दंगा भड़का तो मिर्जा इनायत अपनी दुकान के बाहर ही बैठे थे। मिर्जा बताते हैं कि रामनवमी के जुलूस में चल रहे करीब 5000 लोग और दूसरे समुदाय के करीब 2000 लोग आमने सामने से भिड़ गए। अभी भी ये जो रात को पथराव हुआ था उसके निशान अभी भी नजर आ रहे हैं। ये पूरा इलाका यहाँ का हिम्मतनगर का छापरिया इलाका कहा जाता है और इस इलाके में आप देख सकते हैं किस तरह से पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। एक दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कंट्रोल में रियानी, फिर आमना सामने पत्थर मारा हुआ, इस पे मेरी भी दुकान तोड़ दी, लगभग 10-15 हजार का मेरा भी नुकसान कर दिया, बाजू वाले का भी कर दिया। और फिर पुलिस आई, पुलिस से टेयर गेट छोड़े तो दोनों आजू बाजू हो गए सब। तो बहुत खराब आलम था। उधर से भी लगभग 5000 का टोला, इधर से भी टोला 1500-2000 का, इतनी पब्लिक थी। आमना सामने लड़ पत्थर मारा एक दूसरे को कर रही और दुकानें तोड़ रही। दंगे के अगले दिन पुलिस और आरपीएफ की गश्त की वजह से हालात नियंत्रित तो हैं, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। क्या मौजूद थे, क्या हुआ था और किस तरह से ये इतना बड़ा इसने रूप ले लिया? यहाँ पे क्या 2 रैली कल निकालने में आई, एक सुबह निकालवाई, एक शाम को। क्या सुबह की 2 रैली निकली, वो हमारे नमाज के टाइम पे निकली, उस पे से छोकरे भी फिरे। हाँ, उन लोगों ने भी हमारे पे पत्थर मारा किया, पुलिस ने उनका साथ दिया हमको को। उधर से गए फिर मस्जिद तरफ,
मस्जिद से वो लोगों ने एक आया तो वहाँ से भगाए, तो इधर गाँव में सब बहुत धमाल कर डाली कल। नुकसान तो दोनों कौम को है, हिंदू को भी नुकसान है, मुसलमान को भी नुकसान है। सही में तो ये बात होनी ही नहीं चाहिए, मगर ये ऐसा जब होता है, चुनाव जब नजदीक आते हैं तभी ये बात बनती है। रविवार को जिस वक्त हिंसा भड़की उस वक्त क्या मंजर रहा होगा उसका अंदाजा इन आंसू गैस के खाली खोखों से लगाया जा सकता है। नुकसान कितना हुआ है वो लोगों की जुबानी सुनिए। आंसू गैस के सेल कहा जाता है, टीयर गैस जिसे कहा जा सकता है, उसके ये किस तरह से यहाँ पर आंसू गैस बरसाए गए हैं, जिस तरह से यहाँ पर ये स्थानीय जो निवासी हैं ये सारे लोगों ने यहाँ पर एकत्र किया है। हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे। माता जी बताइए क्या हुआ था, किस तरह से इतना ये आंसू गैस मारे गए? मेरे गलना पे बैठी थी तो सामने से ये लिया इसने, ऐसे बवाल करना, मैंने मेरा गलना चालू ही था तो मेरे गलने में सब लूट लिया, बंद कर दिया, उदा कर दिया मेरा गला। मेरा कोई कमाने वाला नहीं, उसको उठाए रखा तो सोचा कि मेडिकल खुला होगा, मैं दवा लेने जाऊँ तो दवा लेने गया तो दवा लेने गए तो वो देख गया, पुलिस को भागा तो उन लोगों ने उसको पकड़ लिया और पुलिस स्टेशन भेज दिया। दवा ये रिपोर्ट ये जो इनके हाथ में बताया गया है कि ये बंदूक का कारतूस है जो खाली खोखा जिसे कहा जाता है, वो भी चलाया गया, ऐसा इनका कहना है। और भी हम लोगों से बात करेंगे। ये बताइए बहन जी, आप क्या कहना चाहती हैं? जिस तरह से माहौल हो गया, अभी क्या आप लोग चाह रहे हैं? हम तो कुछ नहीं चाहते, वो लोग को समझा दो। इसका भी लड़के का गल्ला जला दिया, मेरे लड़के का गल्ला भी जला दिया, लड़के के हाथ में पट्टा भी आ गया है मेरे। ये बाजू वाले लड़के को इतना लगाएगा, एक लड़का मर गया, एक ही लड़का है उसका, उसकी जांग पूरी जल गई, यहाँ पे से फट गई है। एक लड़का ये बाजू सीरियस है, उसका भी कोई कमाने वाला नहीं है। ये एक पक्ष की बात। टाइम्स नाउ नव भारत रिपोर्टर अमित राजपूत ने दूसरे पक्ष से भी दंगे की वजह जानने की कोशिश की। जिस तरह से घर्षण हुआ, और उस घर्षण की हम बात करें तो 2 गुटों में घर्षण हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये जिनकी तरफ से शोभा यात्रा निकाली गई थी, ये वो व्यक्ति हैं जो हॉस्पिटल के अस्पताल के बेड के सिरहाने पे पड़े हुए हैं। इन्हें भी गंभीर रूप से चोटें आई हैं, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार ये कल से जब से ये वाकया हुआ उसके बाद से ये लोग इस अस्पताल में यहाँ पर एडमिट हैं। और जिस तरह से ये घर्षण हुआ, इस घर्षण के अंदर पत्थराव हुआ, आगजनी हुई। और हमारे साथ में जिन्होंने शोभा यात्रा का आयोजन किया था उन्हीं से हम बात करते हैं। सर ये बताइएगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम कनक सिंह झाला है। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का राष्ट्रीय बजरंग दल का साबरकांठा जिला अध्यक्ष हूँ। कनक सिंह जी, जब ये मामला हुआ तब कैसे हुआ? शोभा यात्रा आप लोगों ने निकाली थी, अचानक तो ऐसा क्या हो गया कि पूरा इतना घर्षण और इतना बड़ा बवाल हो गया? शोभा यात्रा की शुरुआत हुई राम जी मंदिर छापरिया से, बिल्कुल शांतिपूर्ण अच्छे से एकदम शोभा यात्रा चल रही थी। छापरिया कस्बा में घुसी शोभा यात्रा, बिल्कुल कुछ भी कोई घटना नहीं बन रही थी, बिल्कुल आराम से निकल रहे थे। 70% हमारी शोभा यात्रा आगे निकल चुकी थी। तब मैं लास्ट में, मेरी जिप्सी गाड़ी लास्ट में थी, तब साइड में से आवाज़ लगाई चलो भाई नमाज का टाइम हो गया। ऐसे करके सब सामने मस्जिद थी वहाँ पे पहुँच गए और अपने हाथ में तलवार, पत्थर, पाइप वो सब लेके काफिरों को काट दो, अल्लाह अकबर के नारों के साथ एकदम से पथराव चालू कर दिया। तो हमारे साथ हमारे बहनें भी साथ में जुड़ी हुई थी, छोटे बच्चे भी वेशभूषा में जुड़े हुए थे, तो सीधा पत्थर चालू कर दिया। तो बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता घायल हुए। माहौल क्या हो गया था जब ये आपने बताया जैसे नारेबाजी होने लगी वहाँ पे? माहौल तो हमारा तो शांति चल रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि फुल प्लान है। उसका मैं रीजन बताता हूँ आपको कि जब भी कोई त्योहार होता है, हिंदू का हो या मुसलमान का हो, तो दुकानें खुली रहती है रात को भी धंधा करने के लिए। ये हमारी शोभा यात्रा में इतना जश्न में इतनी पब्लिक आई हुई थी, तो इन्होंने दुकानें बंद रखी थी। क्यों बंद रखी थी? हिंसा, पथराव और आगजनी तो थम गई, लेकिन तनाव अभी भी चरम पर है। शांति भंग न हो इसलिए स्थानीय पुलिस और आरपीएफ की तैनाती भारी मात्रा में कर दी गई। जिस तरह से हम हिम्मतनगर की बात करें, हिम्मतनगर के अंदर रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो किस तरह से यहाँ पर फुट पेट्रोलिंग कर रहा है।
कल जिस तरह से दो गुटों के बीच में यहाँ पे झड़प हुई और उसके बाद में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो चुका था, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात की गई। और उसके साथ साथ ये विशेष तौर से ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह से यहाँ पर शांति जो है वो भंग ना हो। कुछ लोगों को क्या राउंड अप किया गया है, कंप्लेन कैसे लॉन्च की गई है सर? जिस हिसाब से प्रोसेशन चला था और प्रोसेशन पर जो ड्यूरिंग प्रोसेशन जो है वो झड़प हुई थी और उसके बाद स्टोन पेल्टिंग और आगजनी का बनाव बना था, वो सारा जो नुकसान और वो सारा जो है उसी हिसाब से हमने जो है कंप्लेंट जो है वो ड्रॉ किया है। हिम्मतनगर गुजरात से आपको सीधे ले चलते हैं हावड़ा पश्चिम बंगाल। कौन थे वो लोग जिन्होंने यहां में हिंसा की, क्या है पूरा मामला, दोनों पक्षों की बात सुनिए। रविवार को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी हिंसा भड़की। ये तस्वीरें देखिए। शाम के वक्त वीएचपी ने शोभा यात्रा निकाली, लेकिन इसी दौरान पत्थरबाजी शुरू हो गई। सड़क पर आमने सामने से पत्थरबाजी चल रही है। सड़क पर दोनों तरफ से दो पक्ष के लोगों ने पत्थरबाजी की। दो समुदाय के लोग आपस में ही भिड़ गए। लेकिन यहाँ भी सवाल यही उठता है कि आखिर हिंसा भड़की किसने पहले लाठी और पत्थर चलाया। टाइम्स नाउ नव भारत रिपोर्टर तमाल शाह हावड़ा के फजील बाजार पहुंचे, जहां हिंसा हुई। वहीं के लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या था। इस जगह का नाम है फजील बाजार, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ये वही जगह है जहां पे एक तनाव का माहौल पैदा हुआ था कल रामनवमी की रैली के दौरान। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि इसी रास्ते पे, इसी सड़क पे, इसी मोहल्ला से दो रैलियां गई। सुबह को एक रामनवमी की रैली हुआ जिसमें कोई पत्थरबाजी नहीं हुआ, सब कुछ शांतिपूर्ण था। यहाँ की जो लोग हैं, जो आवाम है, जो मुसलमान लोग हैं, वो भी बाहर आके उनको पानी भी ऑफर किया। लेकिन शाम के वक्त जो रैली हुआ, जो विश्व हिंदू परिषद की रैली है, वो इस समय इसी रास्ते से गुजरने के समय एक तनाव का माहौल पैदा हुआ। सब भाग रहा था। बोल रहे हैं कि घर के ऊपर से पत्थरबाजी हुआ, ये क्या सच है? ऊपर से तो हम नहीं देखे, ऊपर से ईंटा गिरते हुए, उधर से मारते हुए, इधर से मारते हुए देखे। इधर से कौन मार रहा था? वही पार्टी का लोग सब, मैंने जो जुलूस में था, जो जुलूस में था वो लोग पत्थर मार रहे थे। हाँ, वही लोग फेंक रहा था। और इस तरफ से कौन फेंक रहा था? इधर से भी वो आदमी सब फेंक रहा था। उन्हीं के लोग फेंक रहे थे। अब किसका आदमी था मैंने, तो मैंने हम लोग भी यहाँ पे थे। हाँ, आपका घर तो इधर ही है। हमारा घर ऊपर में है। तो आपके घर के छत से कुछ हुआ क्या? आपके नहीं, हमारे छत के ऊपर से कुछ नहीं हुआ। एक जगह ये मोहल्ला आप लोगों का है? हाँ, मोहल्ला हम लोग का है। तो कल क्या हुआ? कल हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्वक अपना खड़े थे। वो लोग जुलूस सुबह में 12 बजे लेके गए। हम लोग देखे, खुश हुए, रामनवमी का सब मना रहे थे। हम लोग भी बोले कि अच्छा से जा रहा है। 3 बजे चल गया, फिर 5 बजे आया। यहाँ पे हम लोग का अवतार पार्टी का देखा, सब लगा हुआ है। उन लोग खलबला गए। यहाँ पे आके जय सिया राम जैसा, हम लोग तब भी कुछ नहीं बोले। फिर वहाँ बोला यहीं पे मंदिर बनवाएंगे, जहाँ पे मस्जिद है वहीं पे मंदिर बनवाएंगे। कहाँ चोट लगा? इधर पीछे में लगा है सर। कहाँ से लगा है? यहाँ हम खड़ा था अंदर में, ऊपर से ईंटा गिरा है, मेरा माथा को ऊपर लगा। कौन से घर से ऊपर से? ये बिल्डिंग से गिरा है। ये बिल्डिंग से पत्थर गिरा? अब बाहर से तो ईंटा इसमें ढुकेगा नहीं, वो तो उधर से चल रहा था ईंटा। हम वहाँ इसी के पीछे में खड़ा था, निकला भाई को बुलाने खातिर, तब उनको इधर लग गया पीछे में। और ये सुबह को भी तो एक रैली निकला था इधर से, उसमें सुबह में कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ। दोपहर में भी निकला था, जो 12:30-1 बजे किया, वो भी कुछ नहीं हुआ। तो शाम को ही हुआ है जो हुआ है। आपको कुछ सुनने में आया था उल्टा सीधा, कोई कुछ बोला था क्या रैली में? नहीं बोल, हम तो उतना केयर नहीं किया है। वो लोग अपना नारा भारा लगा रहा था लोग। यही सब बात है। आरोप है कि इन घरों की छतों से पत्थर बरसाए गए, लेकिन जब उस घर की छत पर पहुंचे तो दावा कुछ और ही है। न छत पर कोई भी पत्थर था, न ही पत्थर के निशान। आप देख सकते हैं ये जो छत है, इसी छत से पत्थरबाजी हुआ, ऐसा आरोप है। विश्व हिंदू परिषद की जो रैली इसी रास्ते से गुजरा था। आपको दिखाएंगे एक बार रास्ता, ये सड़क भी दिखाएंगे। इसी रास्ते से नीचे वो मेन रोड है। ये फजील बाजार जो इलाका है जहां पे थोड़ा सा तनाव का माहौल हुआ था, देखिए ये है मेन रोड। और इसी रास्ते से कल 2 रैलियां गई। शाम वाली रैली जो करीबन 4:30 बजे की थी, उस टाइम इस जगह पे पत्थरबाजी हुआ, ऐसा आरोप है। लेकिन मोहल्ला वाले जो है वो कह रहे ये सारे बाहरी थे और इस जगह पे ऐसा कभी हो नहीं सकता। आपके ये वाला घर में हिंदू मुसलमान सब रहते हैं? हम लोग का कभी कुछ नहीं। क्या हुआ था कल शाम को? हम लोग को मालूम ही नहीं।
नहीं है, हम लोग एसी चालू था, घर में अंदर थे। कल तो पूजा था तो मालूम ही है, हम लोग को कुछ मालूम नहीं था। उसके बाद सुबह सुबह शांति से हो गया। उसके बाद बाहर का आदमी किया है, लेकिन यहाँ का आदमी का हम लोग के छत से कहता है ईंटा फेंका है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग फेंकेंगे किस लिए? अब बिल्डिंग के अंदर, वो मेरा बिल्डिंग का लड़का है, उसे पूछे कभी हम लोग को कोई झमेला? हिंदू मुस्लिम सब लोग हम लोग मिल के करते हैं, लेकिन हम लोग को बाहर का आदमी भड़काया है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं किए हैं। लेकिन अंदर बाहर का आदमी बोल रहा है कि नहीं ऊपर से फेंका, ऊपर से फेंका। छत बंद था, पानी चालू करने के लिए आए थे, जो कि हम लोग का भेल है। पानी का टाइम था, पानी चालू करके हम लोग फिर धूप में क्या करेंगे? छत में आके हम लोग तो सामने घर है, खिड़की से हम लोग देख रहे हैं। हम लोग छत में आएंगे किस लिए? तो रिक्शा वाला आके वहाँ से पत्थर उठा के फेंकना चाहा, लेकिन ये पकड़ के रोक ली कि काय फेंकिएगा, अब उतरिए, और ताला मार दी बस। कौन था ये रिक्शा वाला? नीचे का है कोई, हम लोग पहचानते नहीं है नीचे का, लेकिन सुनते हैं रिक्शा वाला है। अच्छा, अब कौन है हम लोग उसको रोक दिया था आप लोग? छत में आके वो चाहता था फेंकने के लिए, झमेला वही लगाया है। लेकिन ये रोक के पत्थर रखो, उतरो नीचे, और पी के पूरा था, जल्दी से उसको उतार के उसको बंद करके भीतर ही रह गई, छत में ताला मार दी। दीदी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप कौन था ये? आप पहचान पाएंगे इंसान? नहीं, हम नहीं पहचानते। इस घर के लोगों का दावा है कि नीचे से कुछ लोग छत पर चढ़ गए, पत्थर फेंकने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने फेंकने से रोक दिया। ताज्जुब की बात है कि जब इसी रास्ते से उसी दिन सुबह के वक्त एक रैली निकली, तब कुछ नहीं हुआ, कोई तनावपूर्ण माहौल पैदा नहीं हुआ। लेकिन शाम के वक्त इसी रास्ते से जब रैली गुजर रही थी, तब लोग एक दूसरे पर पत्थरों की बारिश करने लगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी रविवार को हिंसा भड़की। यहां रातों रात दंगाइयों को चिन्हित किया गया और अगली सुबह एक्शन के लिए पहुंच गए शिवराज मामा के बुलडोजर। रविवार को दंगा हुआ, सोमवार को कार्रवाई हो गई, रविवार को पत्थर चले, सोमवार को बुलडोजर। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन जुलूस निकालने के दौरान हिंसा हुई, लाठी डंडे चले, पत्थर चले। तस्वीरें देखकर ही अंदाजा हो जाएगा कि आखिर यह बवाल कितना बड़ा था। 30 मकान दुकान जला दिए गए, 70 लोग बेघर हो गए, कई घरों में लूटपाट की गई। रात 9 बजे शुरू हुए इस दंगे को रात के 12 बजे तक शांत कराया गया, लेकिन अगली सुबह आरोपियों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। सोमवार को दंगे में शामिल आरोपियों को चिन्हित किया गया, लिस्ट बनाई गई और शुरू हुई बुलडोजर वाली कार्रवाई। खरगोन के छोटी मोहन टॉकीज इलाके में भारी पुलिस फोर्स के साथ 5 बुलडोजर पहुंचे और एक एक करके आरोपियों के अवैध घरों और दुकानों को तोड़ दिया गया। अभी तक ऐसे 50 मकानों को चिन्हित किया गया है जिन पर बुलडोजर का एक्शन होना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। मध्य प्रदेश पे हमने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण और नुकसानी की वसूली अधिनियम पारित किया है। क्लेम ट्रिब्यूनल का हम गठन कर रहे हैं, तो नुकसान का आकलन करके वो वसूली भी की जाएगी। कठोरतम दंड दिया जाएगा जो उदाहरण बन जाए। हम किसी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। करौली की घटना पे उनकी सरकार थी कांग्रेस की, एक ट्वीट नहीं आया आज तक, एक बार निंदा नहीं की उन्होंने। ये वही क्रोनोलॉजी चली आ रही है। ये 5 राज्यों की जो हार है ना, वो उकसाने का काम कर रही। कैसे शांति देश की भंग हो, सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ रहा है इसका ध्यान। तो क्या खरगोन वाले मामले में पुलिस बता रही है कि चेहरे रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं, वीडियो स्क्रूटनाइज किए जा रहे हैं, तो क्या कड़ी कार्रवाई के तौर पे बुलडोजर ये सब चीजें देखने को मिलेगी? बिल्कुल, बुलडोजर भी देखने मिलेगा, कड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। रामनवमी के दिन हुई हिंसा में 10 पुलिसकर्मियों समेत करीब 30 लोग घायल हुए। इस घटना में एसपी खरगोन सिद्धार्थ चौधरी के पांव में गोली तक लग गई। नरोत्तम मिश्रा ने एसपी को वीडियो कॉल करके उनका हाल भी जाना। गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ही नहीं, रविवार को रामनवमी के दिन दिल्ली में भी हिंसा भड़की और वो भी जेएनयू कैंपस में। देखिए क्या है इस हिंसा के पीछे की इनसाइड स्टोरी। इसी के बाद से जेएनयू कैंपस में विवादों की नींव पड़ी और उसी नींव पर बवालों का सिलसिला आगे बढ़ने लगा, जो धीरे धीरे मारपीट में बदल गया। मौका था रामनवमी का, जब एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्रों के बीच विवाद शुरू हो गया।
पहले लगा ये विवाद यहीं थम जाएगा, लेकिन शाम होते होते इसका आकार बड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की, फिर पत्थरबाजी। उसके बाद ना तो दोनों तरफ के छात्र रुके, न हालात संभले। तो ये कभी सवाल ही नहीं है चिकन बनने का। हम कौन होते हैं? विद्यार्थी परिषद का डिक्टम ही नहीं है, जिसको जो खाना है खाए। वो कावेरी के रेसिडेंट ने डिसाइड किया कि अगर इफ्तार होगी। दूसरी बात कि इफ्तार में कभी भी जेएनयू में जितने लोग हैं, आप लोग अगर मीडिया से हैं, जितने भी लोग हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, पूछ लीजिए। इफ्तार में पकोड़े बनते हैं, इफ्तार में मिठाइयाँ बनती है, फल बनते हैं, बाकी दूध दिया जाता है, कस्टर्ड दिया जाता है। दूसरा, इसमें चिकन का एजेंडा डालना, कौन लोग ऐसा कर रहे हैं आप सभी को जानने की जरूरत है। जेएनयू को एज ए पॉलिटिकल स्पेस यूज करके, चूंकि जेएनयू में इसी मौसम में आप सभी को पता है कि लाल बैंड पाकिस्तान से बुलाया जाता था। कौन बुलाने वाले लोग होते थे? यही आयशा और एसएफआई के लोग होते थे। ये प्रूफ है, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। लाल बैंड को बुलाना, उनके द्वारा प्रोग्राम कराना, उनके द्वारा भारत के मुद्दों पे भारत को अपशब्द बुलवाना, उनको एक एजेंडा देना। पाकिस्तान से इनका किनका हाथ मिला हुआ है? लेफ्ट का हाथ मिला हुआ है। क्योंकि ये सारी चीजें अभी नहीं हो पा रही है। 4 कार्यक्रम इंडिपेंडेंट स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव्स थे। एबीवीपी का एक भी इनिशिएटिव नहीं था। स्टूडेंट्स ने खुद से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए थे, चाहे वेदांत स्थल पे हनुमान चालीसा का पाठ हो, चाहे राष्ट्रीय कला मंच द्वारा कावेरी के लॉन में पूजा हो, चाहे इस्कॉन द्वारा भजन का कीर्तन हो, चाहे फिर कावेरी के रेसिडेंट द्वारा हवन का कार्यक्रम हो। ये सारे चूंकि ऐसी कार्यक्रम, ऐसे लोग अभी सामने आ रहे हैं, अपने दिल की बात, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ अपना जो भी करना है वो कर पा रहे हैं। जेएनयू में इस चीज की अब छूट मिल रही है, इसलिए लेफ्ट बौखला गया है। सिंपल सी बात ये थी, कल जेएनयू में मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को, संडे को कैंपस में नॉनवेज बनता है और ये मेस कम्युनिटी और हॉस्टल कम्युनिटी तय करता है और ये रात में मिलता है। और ऐसा नहीं है कि जो नॉनवेज बन रहा है वो वेजिटेरियन के मुंह में ठूस रहा है कि भाई तुम भी खाओ। नहीं, नॉनवेज जिसको खाना है वो नॉनवेज खाएगा, वेज जिसको खाना है वो वेज खाता है और एक ही टेबल पे सब लोग बैठ के खाते हैं। किसी को दिक्कत नहीं हुआ। ये पूरा विवाद कैंपस के कावेरी हॉस्टल में रामनवमी की पूजा और नॉनवेज खाने को लेकर शुरू हुआ। अब दोनों तरफ से आरोपों की झड़ी लग रही है। लेफ्ट का आरोप है कि एबीवीपी वालों ने नॉनवेज खाने से रोका। एबीवीपी का कहना है कि लेफ्ट वाले रामनवमी की पूजा में खलल डाल रहे थे, जानबूझकर नॉनवेज खा रहे थे। असल में 3 दिन पहले ही यह तय हो गया था कि इस बार रामनवमी की पूजा जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में होगी। तब किसी को शायद ही मालूम था कि विवाद इतना बड़ा हो जाएगा। फिर लड़ाई हुई भी तो रामनवमी के दिन। और चलते हैं, कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आनंद में रामनवमी शोभा यात्रा पर हमले का मामला, पुलिस ने 61 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अभी तक आनंद में रामनवमी पर हिंसा में 12 लोग घायल हुए थे। आनंद के खंभात में कल हिंसा हुई थी और अब पुलिस ने वहां पे एक्शन लिया है। एफआईआर में 61 लोगों के नाम है। आपने देखा मध्य प्रदेश में किस तरह से पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया, बुलडोजर चला दिए उन लोगों पे जिसको प्रशासन ने चिन्हित किया था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दंगों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। अब खबर गुजरात से आ रही है। पुलिस ने अपने एफआईआर में 61 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये मामला आनंद में रामनवमी पर हिंसा में 12 लोग घायल होने का है। आपको बता दें कि हिम्मतनगर गुजरात और आनंद में 2 जगह जहां रामनवमी की यात्रा पर हमला हुई थी, वहां एक व्यक्ति की जान भी गई थी। और अब खबर यह आ रही है कि 61 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ। नेशनल असेंबली में निर्विरोध चुने गए शहबाज 23वें पीएम के तौर पर रात 8:30 बजे लेंगे शपथ। पाकिस्तान के नए पीएम चुनाव के लिए संसद का सत्र, इमरान समेत पीटीआई सांसदों ने किया बॉयकॉट। इमरान बोले शहबाज को पीएम बनाना मुल्क की तौहीन। ईद के बाद पाकिस्तान लौट सकते हैं पूर्व पीएम नवाज शरीफ। पीएमएलएन नेता जावेद लतीफ ने दी जानकारी। फिलहाल लंदन में है नवाज। जेएनयू में हिंसा पर यूनिवर्सिटी प्रशासन का बयान। कैंपस में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंसा के दोषी छात्रों पर होगी सख्त कार्रवाई। झारखंड के देवघर में पर्यटकों का रेस्क्यू जारी। सेना के हेलीकॉप्टर की ली जा रही है मदद। 18 लोग ट्रॉलियों में अब भी फंसे।
30 से 40 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। खरगोन हिंसा के आरोपियों के घर चला शिवराज का बुलडोजर। 84 लोग हिंसा मामले में अब तक गिरफ्तार। कुल 50 संपत्तियों पर होगी कार्रवाई। 3 कर्मचारी बर्खास्त। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी की एटीएस रिमांड बढ़ी। 16 अप्रैल तक कोर्ट ने भेजा हिरासत में। पुलिस मुर्तजा को लखनऊ ले जाएगी। एमपी के रायसेन में शिव मंदिर का ताला खुलवाने को लेकर गरमाया माहौल। उमा भारती ने किया बड़ा ऐलान। ताला खुलने तक अन्न ग्रहण न करने का लिया प्रण। दिल्ली पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। पीएम मोदी और अमित शाह से भी मुलाकात का कार्यक्रम। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में स्लम इलाके में लगी भीषण आग। हादसे में कई गायों की जलकर मौत। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हम सब लोग घूमने जाते हैं, रोप वे पर भी चढ़ते हैं, लेकिन बीच रोप वे पे अगर आपका सामना मौत से हो जाए तो सोचिए फिर क्या होगा। देवघर के मशहूर वैद्यनाथ धाम के महज 20 किलोमीटर दूर आसमान में कैसे करीब 50 लोगों की जान अटक गई। त्रिकूट हिल्स से ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 एक एक कर टोटल 12 रोपवे हवा में लटके थे और इनमें लटकी थी 48 जिंदगी। पूरी रात 48 लोग इन ट्रॉलियों में कुछ इसी तरह से हवा में लटके थे और इनमें अटकी थी उनकी जान। अब भारतीय वायुसेना के देवदूत 2 हेलीकॉप्टर्स के जरिए रोपवे में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने के मिशन में जुटे हैं। काफी लोगों को बचा लिया गया है तो कुछ लोगों को बचाना अभी बाकी है। लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ वो हर किसी को अलर्ट करने वाला है, क्योंकि ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि अगर आप या आपका कोई अपना कुछ इसी तरह से उलझे तारों के बीच टूटे रोपवे में फंस जाए तो हालत क्या होगी। रोपवे हादसे का यह मंजर देवघर का है, वो शहर जहां देश और दुनिया में मशहूर बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है, जहां पूरे साल पटना, रांची, कोलकाता और लखनऊ समेत न जाने कितने शहरों और गांव के श्रद्धालु जल चढ़ाने आते हैं। उसी बाबा धाम मंदिर से करीब 20 किलोमीटर दूर है त्रिकूट हिल्स, जहां पहाड़ी नजारे का दीदार करने हर रोज हजारों सैलानी पहुंचते हैं। लेकिन रविवार को यहां ऐसा हादसा हुआ कि रोपवे में बैठे लोगों की जिंदगी मुसीबत के भंवर में फंस गई। त्रिकूट हिल्स पर यह हादसा रविवार शाम 4:30 बजे हुआ, जहां 12 रोपवे आपस में टकरा गए। हादसे में 10 लोगों को गंभीर चोटें आईं, इनमें से एक की मौत भी हो गई। रोपवे हादसे की खबर मिलते ही सरकारी टीम एक्शन में आई। आसपास के लोग भी हवा में लटके लोगों को बचाने दौड़े। लगभग 12 ट्रॉलीज जिनमें कि 48 लोगों के फंसे होने की हमको सूचना मिली थी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो सबसे नीचे वाली ट्रॉली थी, जो लगभग 60 फीट है जिसका ग्राउंड से जिसका लेवल, उसमें से 4 लोगों को सेफली निकाल लिया गया है। और साथ ही जो हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं, इंडियन एयरफोर्स है, आर्मी है, एनडीआरएफ है और जो स्टेट पुलिस के भी लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनके माध्यम से भी लोगों को बचाने का काम जारी है। एक और जो ट्रॉली थी उसमें से भी 4 लोगों को थ्रू शॉट ही निकाल लिया गया है। रविवार को कुछ लोगों को रोपवे से बचा लिया गया, जबकि ज्यादातर लोग उसी में अटके रहे। ऐसे में ड्रोन की मदद से इन लोगों तक खाना और पानी पहुंचाया गया। डर मिटाने के लिए लोग पूरी रात एक दूसरे से बात करते रहे। सुबह हुई तो सेना ने रेस्क्यू शुरू किया। रोपवे में अटके लोगों के रेस्क्यू में एयरफोर्स, आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और गरुड़ कमांडो के जवान पूरी शिद्दत से जुटे हैं। हवा में लटके रोपवे से लोगों के एयरलिफ्ट में एयरफोर्स के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर्स को भी लगाया गया है।
बताया जा रहा है कि रोपवे चलाने का काम एक प्राइवेट कंपनी करती है, लेकिन जैसे ही ये हादसा हुआ, कंपनी के लोग मौके से भाग खड़े हुए। झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक त्रिकुट हिल्स पर भारत का सबसे ऊंचा वर्टिकल रोपवे चलता है। इसकी लंबाई करीब 766 मीटर है, जबकि पहाड़ की ऊंचाई 392 मीटर है। हादसे की खबर मिलते ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी मौके पर पहुंचे, अफसरों के साथ ग्राउंड जीरो पर कैंप किया। लेकिन सवाल ये कि हादसा हुआ कैसे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये जांच के बाद ही तय किया जाएगा। फिलहाल सरकार का फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने पर है। कि उस पर कल से ही मेरी नज़र है और एनडीआरएफ से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं गरुड़ा कमांडोज, उनका भी सहायता लिया जा रहा है और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि रोपवे चलाने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ वो यकीनन हर किसी को सावधान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। अब रुक करते हैं अगली खबर का, जो यूक्रेन से है, जहां अगले 72 घंटों में कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अचानक एक ऐसे कमांडर को यूक्रेन युद्ध की कमान सौंप दी है जिसे कसाई भी कहा जाता है। पुतिन के इरादे को भांपकर दुनिया भर में हलचल तेज हो गई है, सारे सुपर पावर एक्टिव हो गए हैं। क्या पुतिन यूक्रेन में एटमी अटैक का प्लान तो नहीं बना रहे? यूक्रेन युद्ध पर यह है हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला है? यूक्रेन में रूस ने क्यों उतारा सबसे क्रूर कमांडर? यूक्रेन के लोगों को जेलेंस्की ने क्यों दी सबसे बड़ी वार्निंग? यूक्रेन युद्ध में पुतिन का सबसे खतरनाक प्लान डीकोड। यूक्रेन में रूस की अंधाधुंध बमबारी जारी। 72 घंटे बाद यूक्रेन में युद्ध के 50 दिन पूरे हो जाएंगे, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन जीतने का मंसूबा अब तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में वो होने वाला है जो अब तक नहीं हुआ। यूक्रेन में कुछ बड़ा होने की आशंका इसीलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही अचानक ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन पहुंच गए। तो आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग भी हो रही है। क्या यूक्रेन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एटमी हमले के प्लान को अंजाम देने वाले हैं? क्या कीव पे कब्जा न करने की वजह से पुतिन पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं? क्या एक बड़े हमले की पुतिन यूक्रेन पर तैयारी कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसकी आशंका किसी और ने नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद जताई है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रविवार की रात यूक्रेन के लोगों को सबसे बड़ी चेतावनी दी। उनकी वार्निंग पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। ज़ेलेंस्की ने कहा, क्या आपको ये दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यूक्रेन में रूस के अटैक की लेटेस्ट तस्वीर देखी। रूसी सेना की तरफ से रिलीज ये वीडियो निप्रो का है, जहां यूक्रेन के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया गया। रूस की आर्मी के मुताबिक उसने यूक्रेन के 4 S-300 एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब रूस के अटैक हेलीकॉप्टर KA-52 का कहर देखिए, जो यूक्रेनी टारगेट को तबाह करने में जुटा है। पुतिन की आर्मी इस हेलीकॉप्टर के जरिए यूक्रेन में एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और मिलिट्री ठिकानों को बर्बाद करने में जुटी है। ऐसा मंजर यूक्रेन के किसी एक इलाके में नहीं, बल्कि शहर शहर ऐसी ही तबाही बची है। रूस के हमले में यूक्रेन का मारियोपोल शहर भी कुछ इसी तरह से बर्बाद हो चुका है। यहाँ रूस के हमले की बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई है। मारियोपोल में रात के अंधेरे में अचानक ज्वालामुखी विस्फोट जैसा खौफनाक मंजर दिखा तो हर कोई सहम गया। यहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं फटा,
बल्कि रूस की सेना ने मारियोपोल पर रॉकेट अटैक किया, जिसकी जद में आकर सब कुछ मटिया मेट हो गया। यूक्रेन पर अलग अलग एंगल से अटैक के बाद अब रूस ने टारगेट बदल दिया। पुतिन की सेना के निशाने पर अब यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से हैं। इसकी आशंका किसी और ने नहीं, बल्कि खुद यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने जाहिर की है। Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході нашої держави, можуть використовувати проти нас ще більше ракет, ще більше авіабомб. Але ми готуємось до цих їхніх. जेलेंस्की के इस अंदेशे की एक पुख्ता वजह भी है। दरअसल रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन युद्ध की कमान अब अपने सबसे खतरनाक कमांडर को सौंप दी है। रूस के इस कमांडर का नाम है जनरल अलेक्जेंडर डोवोर्निकोव। अलेक्जेंडर ने यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क के रेलवे स्टेशन पर मिसाइल हमले का ऑर्डर दिया था। 60 साल के अलेक्जेंडर ने साल 2015 में सीरिया में रूसी टास्क फोर्स की कमान संभाली थी। पुतिन ने सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद के समर्थन में अलेक्जेंडर को भेजा था, जहां विद्रोहियों को कुचलने में अलेक्जेंडर ने बहुत बड़ा रोल निभाया। क्रूर एक्शन की वजह से अलेक्जेंडर को सीरिया का कसाई करार दिया गया था। इस रूसी जनरल को साल 2016 में रूस के नायक जैसे अवार्ड से नवाजा गया। यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जे के दौरान भी इस जनरल की अहम भूमिका रही थी। यूक्रेन में जनरल अलेक्जेंडर की तैनाती को सबसे बड़ा पुतिन का दाव बताया जा रहा है। ये दावा भी किया जा रहा है कि यूक्रेन में जंग जीतने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहां तक कि वो एटमी हमले की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यूक्रेन में वैसे भी शहर शहर कहर बरपाने में रूसी आर्मी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बूचा के नरसंहार को पूरी दुनिया देख चुकी है। अब आपको चेर्निहिव में पुतिन की सेना की हॉरर स्टोरी दिखाते हैं। बच्चों के खिलौने बिखरे हैं, स्कूल की बेंच टूटी है और सैनिकों के बूट पड़े हैं। यह चेर्निहिव के एक स्कूल की तस्वीर है, जिसे रूसी सेना ने अपना ठिकाना बनाया। करीब 1 महीने तक पूरे स्कूल पर रूसी आर्मी का कब्जा था। यहाँ सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियों और हथियारों के साथ पुतिन की सेना मौजूद थी और यहाँ से 30 दिनों तक पूरे इलाके में रूसी फोर्स ने तांडव मचा दिया। अब रूसी सैनिक यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उनके कहर की कहानी अब भी यहाँ कदम कदम पर मौजूद है। यूक्रेन की राजधानी कीव से हम करीबन 150 किलोमीटर दूर आए हैं। यागिदने करके एक गांव है, यहाँ पर हम खड़े हैं एक स्कूल के कॉम्पाउंड के अंदर। ये स्कूल क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको आज बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर 40 से ज्यादा लोगों को कब्जा करके रशियन सोल्जर्स ने यहाँ पर एक अपना बेस बनाया था। और किस तरह बनाया था ये भी दिखा देंगे आपको। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह जमीन को खोदा गया था और उनके आर्मर्ड व्हीकल्स और आर्टिलरी व्हीकल्स यहाँ से फायरिंग कर रही थी यूक्रेन सोल्जर्स के ऊपर। और बंकर्स भी देख सकते हैं स्कूल के कंपाउंड के अंदर। ऐसे जो बंकर देख रहे हैं आप, 8 से 10 बंकर बनाए गए हैं पूरे कंपाउंड के नजदीक। और यहाँ पर एक पोजीशन बनाया गया था ताकि ऐसे बंकरों में सोल्जर्स आराम से रह सके, अपना आर्टिलरी और अपने वेपन्स को स्टोर कर सके। और आप देख सकते हैं कि स्कूल के एंट्रेंस पे ही उन्होंने अपने आर्मरी को रखा है और आर्मर्ड बॉक्सेस जो है जिसमें वेपन्स लाते थे वो अभी भी यहाँ पर ही फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बॉक्सेस हैं। इसके अंदर अभी जो आर्मी ने यूक्रेनियन आर्मी जब आया था उसको वेपन्स जो भी बचे हुए थे उसको क्लियर किया है। और इस तरफ भी देख सकते हैं उनका बहुत सारे और भी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के करीब हरियाणा के गुरुग्राम में गायों पर जुल्म से पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है। बेरहम गौ तस्करों ने रात के वक्त करीब 22 किलोमीटर तक हाईवे पर हॉरर दिखाया। खुद को बचाने के लिए जिंदा गायों को सड़क पर फेंक दिया। अब उसी हॉरर हाईवे से टाइम्स नाउ 12 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सड़क पर बेकाबू दौड़ता ट्रक और ट्रक से जिंदा गायों को धक्का देते गो तस्कर। गो तस्करों के तांडव की तस्वीर जिस किसी ने भी देखी उसका दिल दहल गया। गायों को मौत के मुंह में धकेलते गौ तस्करों की यह हरकत जिसने भी देखी उसका कलेजा इन बेजुबानों के लिए कांप उठा। गो तस्करों के आतंक की इस तस्वीर को देखकर हर गो प्रेमी का खून खौल उठा। दिल्ली के करीब गुरुग्राम में गो तस्करों का पीछा गो रक्षकों और पुलिस ने किया है। पूरे 22 किलोमीटर तक गो तस्करों का ट्रक कुछ इसी तरह अंधाधुंध हाईवे पर दौड़ता रहा। तस्करों का गैंग ट्रक से गायों को सड़क पर फेंकता रहा।
ताकि गोरक्षक और पुलिस की गाड़ियां हादसे का शिकार हो जाएं। गो तस्करों के हॉरर की हर तस्वीर आपने देखी, लेकिन अब जो आप देखने वाले हैं वो सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है। जिस जगह से गोरक्षकों ने तस्करों का पीछा करना शुरू किया था, सबसे पहले आपको वहीं लेकर चलते हैं। तस्करों की मंशा किसी कीमत पर गोरक्षकों और पुलिस को रोकने की थी, इसीलिए हैवानों ने जिंदा गायों को ढाल बनाया। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वो तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद बचाव में गोरक्षक दल के लोगों ने भी फायरिंग की। इसमें तस्करों के ट्रक का टायर फट गया, बावजूद इसके वो ट्रक को फर्राटे से दौड़ाते रहे। जिन गोरक्षकों ने तस्करों का पीछा किया, उनके साथ टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने उसी हॉरर हाईवे पर सफर किया। तस्करों के ट्रक का टायर पंक्चर कैसे हुआ, बिना टायर के वो कैसे भागते रहे, ऐसे हर सवाल का जवाब जानने की कोशिश की। आप लोग समझना चाहेंगे कि आप लोगों ने यहाँ से उनका पीछा शुरू किया, उसके बाद क्या कुछ हुआ, वो रास्ते भी हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को, क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे आप लोग पीछे लगे हुए थे, और जब उनकी तरफ से फायरिंग आ रही थी तो कैसे आप लोग बच रहे थे, किस तरीके से आप लोगों ने उनका पीछा किया? हमने मोड़ से ही पीछा कर दिया था उनका, सिग्नेचर टावर से, और पीछा करते रहे। जैसे ही हम उनके पास जाते वो फायर कर देते। हमने एक गैप बना रखा, 100 मीटर थोड़ा दूरी गैप बना रखा, जिससे गोली हमें ना छू सके, क्योंकि वो लगातार फायरिंग कर रहे थे। और जैसे ही हम गाड़ी उनके पीछे ले रहे थे तो वो गाय को फेंक देते थे। जो 3-4 लोग पीछे डाले में खड़े थे वो गाय को धकेल देते थे कि इनकी गाड़ी गायों पे चढ़ जाए और गाड़ी अनबैलेंस होकर पलट जाए। फिर भी हम लगातार उनका बचाव करते हुए, अपना गौ माता का भी बचाव करते हुए और अपना बचाव करते हुए उनका पीछा करते रहे। और पीछा करने के बावजूद हम लगे रहे उनके जस्ट पीछे। और ये गो तस्कर जितने भी हैं ये मेवात के हैं, अपने गुड़गांव और दिल्ली से सटा मेवात है उसके ये गो तस्कर हैं। और अच्छा, ये वही रास्ता है जिस रास्ते से हम लोग चल रहे हैं? ये वही रास्ता है जिन रास्तों से हम लोग चल रहे हैं, इसी रास्तों पे आप लोग? हाँ, ये वही रास्ता है जिसपे वो गाड़ी दौड़ रही थी रात को। जो क्या स्पीड रही होगी गाड़ी की? स्पीड करीब 120-130 गाड़ी की स्पीड रही होगी। और इतनी स्पीड थी, टायर फूट रहा था, फिर भी चिंगारियां छूट रही थी और गाड़ी को रोकने का वो नाम नहीं ले रहे थे। हमने लगातार 112 कॉल कर रहे थे, पुलिस कंट्रोल को फोन कर रहे थे। पुलिस ने भी नाकेबंदी पूरी जोरों शोरों पे कर दी थी। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इस वक्त की